देश की संसद ने आज जो तस्वीर देखी वो इससे पहले शायद ही कभी देखी हो, कभी संसद के अंदर हाल फिलहाल नजर आई हो। आज राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल हो गए। पीएम मोदी ने आज गुलाम नबी आजाद के खुले मन से तारीफ की। पीएम मोदी के शब्दों को सुनकर आजाद भी भावुक हो गए। उन्होंने अपने संबोधन में बार बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र किया। कल ही पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मौजूद है। हमारा देश लोकतंत्र का सिर्फ सबसे बड़ा मुल्क नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी हमारा देश है। आज देश की संसद ने उसी लोकतंत्र की खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने रखा। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई। खुदा की क्या कहा तुमने? सॉरी। कुछ अलग ही मंजर था आज देश की संसद में। विदाई तो हो रही थी राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की, लेकिन आंसू बह रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ऐसा कम ही होता है, वाकई ऐसा कम ही होता है। सियासत में जहां समीकरणों की परिधि में उलझकर संवेदनाएं सूख जाती हैं और विरोध का व्यास बहुत बड़ा हो जाता है, वहां ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। बहुत साल पहले की बात है। गुलाम नबी आजाद को आज सदन में विदाई दी जा रही थी, क्योंकि 15 फरवरी 2021 को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन राजनीतिक अंतर विरोध को भूलकर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, उनसे अपने रिश्ते की दुहाई दी और उन्हें लेकर भावुक हुए। परिवार के सदस्य की चिंता करें। उसने एक बार फिर दिखा दिया कि पीएम मोदी दल से ऊपर उठकर दिल से सोचते हैं। जिस घटना को याद करके पीएम मोदी भावुक हुए, वो घटना 29 जुलाई 2007 की है। रविवार का दिन था। श्रीनगर का मशहूर शालीमार गार्डन। आम दिनों की तरह वहां सब कुछ सामान्य था। कई विदेशी सैलानियों के अलावा देश के दूसरे राज्यों के टूरिस्ट भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन तभी खबर ये आई कि आतंकियों ने गुजरात की एक टूरिस्ट बस को अपना निशाना बनाया है। उन दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद थे और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार
गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। पीएम मोदी जिक्र कर रहे थे गुलाम नबी आजाद के आंसुओं का, और वो पल याद करके उनकी आंखें डबडबा गई थी, गला रुंध गया था। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया, और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पूरा सदन मेज थपथपाकर गुलाम नबी आजाद के लिए पीएम मोदी की आत्मीयता को महसूस कर रहा था। लेकिन मोदी के भावों की गहराई सिर्फ गुलाम नबी आजाद की आंखों में नजर आ रही थी। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटनाओं और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं।
जिस घटना का जिक्र करते हुए मोदी बार बार इमोशनल हुए, उसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने भी किया, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। न निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। मोदी के शब्द शब्द आज ये बता रहे थे कि विपक्षी दल के नेताओं में भी उनकी कितनी स्वीकार्यता है। राजनीति में दलों के बीच विरोध तो होते रहते हैं, लेकिन निजी रिश्ते निभाने में मोदी हमेशा आगे रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां भी भले ही विधानसभा में नेता विपक्ष अमर सिंह चौधरी के साथ सदन में कितनी ही बार गर्मागर्म बहस हुई होगी, लेकिन निजी रिश्ते बेहद मजबूत थे। मोदी हमेशा उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे, उनका सम्मान करते थे। गुजरात के ही दूसरे विपक्षी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शक्ति सिंह गोहिल, उनको जब 2011 में हार्ट अटैक हुआ तो मोदी बगैर देर किए अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे। दिल्ली में मोदी के ऐसे ही रिश्ते कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हैं। लेकिन आज दिन गुलाम नबी आजाद का था, इसीलिए पीएम मोदी बार बार उनकी तारीफ कर रहे थे। आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहां नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस राज्यसभा में विपक्ष का नेता किसे बनाएगी, ये सवाल है, हर किसी के मन में सवाल है। सूत्रों की माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आनंद शर्मा भी इस पद की चाहत रखते हैं। इस बीच आज रामदास आठवले ने सदन में मजाक भी किया कि कांग्रेस फिर आपको नहीं भेजेगी तो हम आपको सदन में लाने को तैयार हैं। इन्हीं तमाम बातों के बीच आज गुलाम नबी आजाद के 41 साल के राजनीतिक जीवन के ऐसे कई पहलू भी सामने आए जो कम ही लोगों को मालूम थे। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। देश की संसद में आज कांग्रेस के जिन गुलाम नबी आजाद की तारीफ हर किसी की जुबान पर थी, वो आज खुद देश की संसद में अपनी कहानी सुना रहे थे।
मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूँगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा। संसदीय राजनीति में गुलाम नबी आजाद की एंट्री 1980 में हुई। महाराष्ट्र की वाशिम लोकसभा सीट से 1980 में वो चुने गए। आज शरद पवार ने भी उसका जिक्र किया। एक नई पीढ़ी को संगठित करने का काम उन्होंने अच्छी तरह से किया था। गुलाम नबी आजाद करीब 41 साल से संसदीय राजनीति में हैं। वो 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे और 2014 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कोई भी नहीं है जिसको इतना गहरा अनुभव संसद की प्रणाली का हो, परंपराओं का हो, संसद कैसे चलती है, कैसे सत्ता पक्ष में रह के प्रतिपक्ष से संबंध बनाना, कैसे दलों की लकीरों से ऊपर उठ के देश की बात को सोचना, और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी वही व्यवहार रहा। ये वही गुलाम नबी आजाद हैं जो अभी 1-2 रोज पहले तक मोदी सरकार पर सदन में बरस रहे थे। कल ही पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद का नाम लेकर कांग्रेस पर तंज भी किया था, लेकिन आज वो कह रहे थे कि गुलाम नबी के बाद कांग्रेस को उनके जैसा नेता तलाशना मुश्किल होगा। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। वहां पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके कुछ उल्टा न कर दे। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। सियासी विरोध में पार्टी के एजेंडे पर एक दूसरे पर शब्द बाण चलाना तो आम बात है, लेकिन निजी रिश्ते संजोना अलग बात है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति है आजाद साहब, वो तो कश्मीर के गुलाब है, बिन कांटे के। उनकी सभ्यता, उनकी नम्रता, वो हमेशा हमें मार्गदर्शक रही। गुलाम नबी जी जो अब आजाद भी हैं पूरी तरह, जो वो उन्होंने पद से अपना कद नहीं बनाया, उनका कद पद से इतर है। आजाद साहब, आप यहां आए, कहीं जाएं, लेकिन जो आपने हासिल कर लिया ना, वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं याद आती है तो हम लाने के लिए तैयार है। तो गुलाम नबी आज़ाद आज हंसे भी, मुस्कुराए भी, भावुक भी हुए, लेकिन यहाँ सदन की खूबसूरती ऐसे दिखी कि विचारधाराएं अलग थी, लेकिन व्यक्ति के लिए प्रेम सबका एक सा था। चमोली में हुए हादसे को 3 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन 60 घंटे बाद भी सुरंग से जिंदगी निकलने की उम्मीद है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की पूरी टीम जुटी हुई है। मुश्किलों का मलबा भरा पड़ा है, लेकिन जवानों का जज्बा धीमा नहीं पड़ा है। जमीन से आसमान तक तलाश के लिए हर तरह के औजार, हथियार, टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी का ये सबसे ताजा अपडेट
आपको अब स्टोरी के जरिए जानने को मिलेगा। 120 मीटर के आसपास जो है ये टनल अंदर से खाली करवा ली गई है। देखिए इसमें बड़े बड़े कैमरे लगे हैं और ये हेलीकॉप्टर लगातार उन पहाड़ियों पर ये चक्कर काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ही टनल के अंदर कई लोग फंसे हैं। एक्सकवेशन है वो इस टनल से चल रहा है और यहाँ से होते हुए ये पूरी दूरी जो है वो 180 मीटर की है। 180 मीटर पर आकर ये एस्केप रूट आएगा। फिलहाल लगभग 110-120 मीटर तक का जो एक्सकवेशन है वो हो चुका है। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। आसमान से उम्मीद का जाल, जमीन पर जान बचाने की जद्दोजहद और सुरंग के भीतर बढ़ते कदम। ग्लेशियर को टूटे 3 दिन हो चुके हैं। पूरे देश की नजर इसी सुरंग पर टिकी है जहां पर 34 जिंदगियों की आस है। करीब 350 किलोमीटर की रफ्तार से तबाही के सैलाब ने इस टनल के मुहाने पर दस्तक दी थी और उसके बाद जो हजारों टन मलबा सुरंग के भीतर समाया उसे निकालते हुए करीब 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। फंसे लोगों तक बचाव दल पहुंच नहीं पाया है। मशीन और इंसान कल से लगे हैं। इस बीच आज अचानक आसमान में नजर आया एक हेलीकॉप्टर जिसमें टंगा था एक जाल। देख सकती है जो हेलीकॉप्टर है इसके नीचे एक नेट है और उस पे कुछ सिग्नल्स जो है वो लगे हुए हैं और ये हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे आप उधर वहां पर वो देख सकते हैं वो बैराज भी है और वो टनल भी है। इन इक्विपमेंट्स की मदद से कुछ नोटिंग की जा रही है, मैपिंग की जा रही है। अब उन पहाड़ियों पर ये चक्कर काट रहे हैं क्योंकि यहां पर ही टनल के अंदर कई लोग फंसे हैं। फिर आसमान से हेलीकॉप्टर क्या तलाश रहा है, इस सवाल का जवाब दिया राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने। इक्विपमेंट रिमोट सेंसिंग का एक हैदराबाद की कोई टीम है, वो प्रयास कर रही है कि वो कह रहे हैं 500 मीटर तक अंदर पता कर सकते हैं। तो वो चोपर से प्रयास कर रहे हैं कि हम देख सके कि अंदर टनल में क्या है, कहां तक ये मलबा कहां तक है। रिमोट सेंसिंग यानी बगैर सीधे संपर्क में आए उस जगह के बारे में वास्तविक जानकारी जुटाना और इसी टेक्निक के जरिए एक निश्चित ऊंचाई से उस जगह की रिकॉर्डिंग करके वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल की जाती है। यानी मौके पर जैसा अभी आप देख रहे हैं रेडिएशन या हीट है तो फिर पता लग जाएगा इस टेक्निक के जरिए कि वहां पर इंसानी गतिविधि है, थर्मल हीट है। मलबे के अंदर जिंदगी का पता लगाने के लिए यह कोशिश यहां भी हुई है, लेकिन इससे भी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। चिंता की बात यह है कि रविवार को जिस टनल से लोगों की जिंदगियां बचाई गई वहां तो सिग्नल था, लेकिन यहां कोई सिग्नल नहीं है और मलबा आगे जाकर छत तक भरा हुआ है। नतीजा मलबे को निकालने में भी देरी हो रही है। फिलहाल इस मैप के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी मैप में दिख रहा है वो एस्केप टनल जो उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने कैप्टन हेमंत कुमार से रेस्क्यू ऑपरेशन को समझने की कोशिश की। ये नदी बह रही है, यानी कि जो नदी यहाँ पर बहती है, ये 4 आपके इनलेट्स हैं और यहाँ पर एसएफटी है और यहाँ से जो पूरा ऑपरेशन है इस वाली टनल से यहाँ से जारी है। ऐसे में किस लेवल तक आप एक्सकवेशन अंदर करेंगे? हम जो है अपना मेन एफर्ट ये इनलेट एडिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि अभी जिसके ऊपर पूरा स्लज भरा हुआ था। अभी यहाँ पर हम तकरीबन जो है 110-115 मीटर से ऊपर चले गए हैं। बाकी हमको आगे विजिबिलिटी भी और है और हमको जो है 180 मीटर तक पहुँचना है, जहाँ से एक एस्केप टनल और जा रहा था और जहाँ पर जो है लोग इस समय काम कर रहे थे। हमारी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सेफ होंगे, जिनको कि हम टाइम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है उसी को
और उसी के मैप को हमने आपके लिए आसान तरीके से तैयार किया है। ये देखिए स्क्रीन पर आपको इस वक्त ये पूरे सुरंग का जो नक्शा है वो दिखाई दे रहा है। भीतर यहीं पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये पूरा टनल है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आगे की तरफ आपको मैं बता दूं धौलीगंगा नदी बह रही है। ये देखिए यहीं पर वो तूफान भूचाल आया था और एनटीपीसी की इसी टनल में, इसी सुरंग में गाद भर गया था। लेकिन आपको ये बताऊं एनटीपीसी की जो ये सुरंग है इसका काम ही सिल्ट निकालना है, गाद निकालना है। ये टनल जो है वो 3 मीटर चौड़ी है और इसकी पूरी जो लेंथ है वो 240 मीटर लंबी है। और आखिर में आप यहाँ देखिए ये एनटीपीसी की वो मुख्य सुरंग अभी आपको दिखाई दे रही है। फिर आप थोड़ा आगे की तरफ वहाँ सामने आप देखिए आपको कुछ 4 नॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, यानी आप समझ लीजिए छोटे जो हैं वो टनल्स ही हैं। ये क्या काम करते हैं? यहाँ से पानी अंदर आता है, पानी के अंदर जमा गाद जो है वो फिर इसमें से निकलता है। पानी जब अंदर आता है तो ये सामने वाली आप टनल देख रहे हैं, ये इसी में वो गाद जो है यानी सिल्ट फिनिशिंग जो है होती है और इसीलिए इसका नाम है सिल्ट फिनिशिंग टनल। आज जो 180 मीटर तक बचाव दल पहुंचा है वो आपको एरो इस वक्त ये दिखाई दे रहा है, ये पीले रंग का। यहीं पर 180 मीटर तक हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और ये एंड आपको दिख रहा है। कुछ और थोड़ा सा अंदर आने के बाद ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है। हुआ ये था कि जिस वक्त आपदा आई यहाँ इधर सिल्ट फिनिशिंग टनल में 34 लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर जब गाद अंदर की तरफ आने लगी, ये दिख रहे हैं आपको लोग, हमने यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए बताने की कोशिश की है। ये जो 34 मजदूर हैं वो इस कर्व में एस्केप टनल के जरिए अपने आप को बचाने के लिए शायद वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। इस जगह तक पहुंचने के लिए अब हमारे पास रास्ता ये जो सीधी टनल है वही है, क्योंकि वहां सामने जो वो नॉड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वहां भी गाद भर गई है और इसीलिए पूरी जो जद्दोजहद है वो इसी टनल के जरिए जो मुख्य टनल की तरफ रास्ता पहुंच रहा है इसके जरिए आने की है। सेना के साथ साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ऑपरेशन में जुटे हुए हैं तो बाहर लापता लोगों के परिवार की उम्मीद टूटती जा रही है, क्योंकि हर गुजरते घंटे के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कठिन होता जा रहा है। ये सुरंग है, सुरंग के भीतर कुछ ऐसी ही हालत है। हालांकि ये जो आपको इस वक्त सिल्ट दिखाई दे रहा है, ये गाद जो है वो कम यहाँ पर दिख रही होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से भर गई है। आगे की तरफ और अगर जाएं तो ये दीवार छू रही है, छत छू रही है। बचाव दल के लिए ये एक दीवार की तरह रास्ता रोके हुए और यही वजह है कि कल तक हर घंटे सुरंग के अंदर 5 मीटर तक मलबा साफ किया जा रहा है, लेकिन अब इसकी रफ्तार जो है कहा जा रहा है काफ़ी घट गई है। अब 2.5 घंटे में 1 मीटर तक ही मलबा जो है वो साफ किया जा रहा है। इसीलिए हमारे लिए अभी की स्थिति बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनी हुई है। 3 दिनों में सुरंग के भीतर बढ़ने पर रफ्तार आधी क्यों हुई, इसे संवाददाता रक्षित सिंह से समझिए। शुरुआत में जो रफ्तार थी, क्योंकि मशीन को ज्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता था, तो प्रति घंटा लगभग 5 मीटर जो है वो टनल खाली होती जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि अब दूरी बढ़ती जा रही है, 120 मीटर अंदर जाना पड़ता है इतनी भारी भरकम मशीन को, और फिर वहाँ से स्लरी और स्लज लेके आना पड़ता है, तो इसके चलते जो अब टाइम है वो घटकर 2.5 मीटर का रह गया। यानी कि पहले 1 घंटे में 5 मीटर के आसपास टनल को खाली कराया जा रहा था और अब 1 घंटे में 2.5 मीटर। एक तो मलबा और ऊपर से सुरंग के भीतर जमा हो रहा पानी, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। एनटीपीसी के इस पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में जब सामान्य दिनों में खुदाई का काम चल रहा था तो रोजाना 3000 लीटर पानी 2 बड़े पंपिंग सेट के जरिए बाहर निकाला जाता था। ये वो पानी है जो पहाड़ों से रिसता था और सुरंग में जमा होता था। पहाड़ों से पानी तो रिस रहा है, लेकिन पंपिंग सेट बंद है, यानी 3000 लीटर पानी सुरंग में रोजाना भर रहा है और 3 दिन में अब तक मलबे के साथ 9000 लीटर पानी भी भरा होगा। कहीं घुमावदार टनल है तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पानी चूंकि चाहे मलबा भी आया हो तो साथ में पानी भी तो आया ही होगा, तो कहीं ना कहीं पानी थोड़ा बहुत तो स्टोर होगा ही। तो इसलिए मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें तो होगी, पर यही है कि अगर वो पहले झटके में मलबे में दब गए होंगे तब तो बचना मुश्किल है।
किंतु अगर वो कहीं उनको रश करने का मौका मिला होगा जहाँ तक मलबा नहीं पहुँचा या लेवल चेंज करके, तो वहाँ उनके बचने की संभावना है पूरी। चमोली में जिंदगी बचाने की जंग चल रही है तो दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही पता लगा कि सुरंग के भीतर एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक जेसीबी मौजूद है। यानी इन गाड़ियों से मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी भीतर गए होंगे और माना जा रहा है कि इस वक्त भी वो गाड़ियों के भीतर सुरक्षित होंगे। और देखिए, आपकी दुआओं की अभी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छी खबर आए कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ और सक्सेसफुल हुआ। हम सब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग का ट्रेलर अब दिखने लगा है। काफ़ी दिनों से ये ट्रेलर अपनी झलक दिखा रहा था, लेकिन आज 2 ऐसी घटनाएं हुई जिससे पूरी पिक्चर अब साफ दिख रही है। पहली तो ये कि इस आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की साजिश का पर्दा उठ चुका है। दूसरा ये कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उसका आरोपी दीप सिद्धू शिकंजे में आ गया है। सबसे ज्यादा हैरानी वाला पहलू ये है कि सभी चीजों के तार अमेरिका के कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं। देखिए आप। किसान आंदोलन की इन तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ राज्यों के ही किसान नजर आते हैं। इसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस आंदोलन के तार विदेशों से भी जुड़ते होंगे। लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसके बाद इसमें कोई शक नहीं बचेगा कि इस आंदोलन की जड़ें विदेशों में ही हैं और आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाया जा रहा है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं उसकी पूरी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें एक विज्ञापन की है जो कहने के लिए तो आंदोलन पर उतरे किसानों के समर्थन में बनाया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये विज्ञापन उस एजेंडे का हिस्सा है जो किसान आंदोलन की आड़ में चलाया जा रहा है। हम आपको इस विज्ञापन के बारे में अब बताते हैं। ये विज्ञापन अमेरिका के मशहूर सुपर बोल चैंपियनशिप में ब्रेक के दरमियान चला। 40 सेकंड का विज्ञापन किसान आंदोलन पर था। विज्ञापन में किसान आंदोलन को दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बताया गया। इस विज्ञापन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के एक बयान से की गई। बाद में विज्ञापन में डियाना का ट्वीट भी दिखाया गया था। 40 सेकंड का ये विज्ञापन भले ही कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में ही दिखाया गया हो, लेकिन जिस खेल प्रतियोगिता के दौरान ये विज्ञापन दिखाया गया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आंदोलन के पीछे पानी की तरह पैसा कौन और क्यों बहा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि विज्ञापन को जिस खेल प्रतियोगिता के ब्रेक में टीवी पर दिखाया गया उस दौरान विज्ञापन की जो कीमत होती है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन का विज्ञापन अमेरिका के सुपर बोल इवेंट में टीवी की कमर्शियल ब्रेक में चला। अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग के फाइनल को सुपर बोल कहते हैं। सुपर बोल अमेरिका का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इवेंट है। टीवी रेटिंग के मुताबिक इसे 10 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं और इस दौरान 30 सेकंड के विज्ञापन की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए होती है। दर्शकों की भारी संख्या की वजह से ही अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां इस दौरान अपना नया एड कैंपेन शुरू करती है।
जिस इवेंट में विज्ञापन के लिए छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों के पास बजट तक नहीं होता, उसमें अगर किसान आंदोलन के लिए 40 सेकंड का विज्ञापन चलाया गया तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह है कि किसान आंदोलन के विज्ञापन के लिए करोड़ों का खर्च किया किसने और ये विज्ञापन बना कैसे और तैयार किसने किया। सवाल ये भी उठता है कि विज्ञापन के लिए ब्रॉडकास्टर से स्लॉट किसने बुक कराया। इस एड में कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर के मेयर जेरी डायर भी दिखाए गए। इससे ये सवाल उठता है कि क्या अब अमेरिका में भी किसान आंदोलन की आड़ में सियासत हो रही है। इसके अलावा इस विज्ञापन से आंदोलन में विदेशों से फंडिंग होने के आरोप और गहरे हो जाते हैं। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या विदेशी जमीन से भारत को बदनाम करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है। हाल में पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जैसी कई जानी मानी हस्तियों ने भी इस आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। इन ट्वीट्स में इन सितारों की सोच कम और इन एजेंडाधारियों की सोच ज्यादा नजर आ रही थी। इन ट्वीट्स का मकसद ऐसे तो भारत को बदनाम करना था, लेकिन इनके सामने आते ही किसान आंदोलन की आड़ में साजिश करने वाले बेनकाब हो गए। किसान आंदोलन के तार विदेशों से जुड़े होने का एक और सबूत भी सामने आया है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया। 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें ये दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद जो हकीकत सामने आई है, उससे ये भी पता चलता है कि किसान आंदोलन की आग पर विदेश में बैठे कुछ लोग रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल दीप सिद्धू पिछले 13 दिन से फरार था। इस दौरान वो फेसबुक से वीडियो अपलोड करता था। उसके वीडियोस अमेरिका के कैलिफोर्निया से ही अपलोड होते थे। कैलिफोर्निया में दीप की महिला मित्र वीडियोस को अपलोड करती थी। दीप भारत में वीडियो बनाकर अपनी इस महिला मित्र को अमेरिका भेजता था और उसने अपनी दोस्त को फेसबुक अकाउंट का आईडी और पासवर्ड दोनों दे रखे थे। इसकी मदद से दीप की दोस्त अमेरिका में बैठकर उसके वीडियोस अपलोड करती थी। ये काम वो पुलिस को चकमा देने के लिए कर रहा था। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, पूछताछ की जा रही है। हाँ, चूंकि जिन लोगों ने भी इसको शेल्टर दिया उनसे उसके बारे में पूछताछ करके और उनका क्या रोल है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। नहीं, ये जो फेसबुक पे इसके जो वीडियो अपलोड हो रहे थे वो कैलिफोर्निया से हो रहे थे। इस तरह की हम लोग को इन्फॉर्मेशन हम लोग ने गैदर करी है और इस चीज का की वो रीना राय कर रही है, इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है और शुरुआती पूछताछ में उसने कई हैरान करने वाली जानकारियां दी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने यह भी कहा कि जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसमें किसानों का और खासकर सरदारों का कोई स्पष्ट नेता नहीं है, सबके अलग अलग विचार हैं और इस आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के ज्यादातर लोग घुस चुके हैं। दीप सिद्धू ने अपने बयानों में यह भी बताया कि इस फंडिंग में विदेशों से भी पैसा आ रहा है। दीप सिद्धू के बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस जल्द ही कुछ किसान नेताओं समेत अनेक लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का जवाब देने के लिए उठे तो पूरी कांग्रेस बेंच के ऊपर खामोशी छाई हुई थी उस इलाके में। मामला रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ था। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में यह आरोप लगाया कि अमित शाह ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठकर उनका अपमान किया। लेकिन जब अमित शाह ने सबूतों के साथ इतिहास के पन्ने पलटकर सच्चाई दिखाई तो अधीर रंजन की बोलती बंद हो गई। जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। गृह मंत्री अमित शाह अब लोकसभा में जिस मुद्दे पर अपनी बात कहने वाले हैं, पहले हम आपको वो पूरा मामला बता देते हैं। अमित शाह पिछले महीने पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। वहां वो शांति निकेतन गए और एक जगह बैठकर विजिटर बुक में अपनी बात लिखी थी। विवाद उस जगह को लेकर हुआ जहां अमित शाह बैठे थे। हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चिया थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं। ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके बच के चलिए।
आप जहां जाइए वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है उस पे, और वहां का जो इतिहास है उस पे थोड़ा गौर करके आप जाइए। एक बार नहीं 100 बार जाइए। मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस करके बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। गृह मंत्री ने पहले तो अधीर रंजन के आरोप की सच्चाई पूरे सदन को बताई, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो रिकॉर्ड सदन के सामने रखे उससे अधीर रंजन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। अमित शाह के इस जवाब के बाद अधीर रंजन की बोलती बंद हो गई। वो अपने ही आरोप का बचाव तक नहीं कर सकने की हालत में बचे। लेकिन अमित शाह यहीं चुप नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने सदन को जो दिखाया उससे पूरी कांग्रेस पार्टी ही मुश्किल में आ गई। मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता। उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर, मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण मान्यवर, इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है, मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपील पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। अधीर के आरोपों का जवाब देने के लिए अमित शाह पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने सदन के सामने विश्व भारती के उप कुलपति की चिट्ठी भी रखी। इस चिट्ठी में भी अधीर रंजन के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया था। महज आरोप लगाना अगर मकसद है तो उसका अंजाम यही होता है। यहाँ गांव में कच्ची शराब बनाई जा रही थी। इसकी खबर मिलने पर यहाँ पुलिस फोर्स पहुंची। शराब माफिया ने कई पुलिस वालों को बंधक बना लिया। इसमें दारोगा अशोक घायल हुए। कांस्टेबल देवेंद्र की पीट कर हत्या कर डाली है। ये उत्तर प्रदेश के कासगंज की खबर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।